आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में युद्ध कला, द्वंद्व युद्ध कला का, आध्यात्म के साथ का संबंध, धर्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। मैं जिस तरह से काम करता गया कुश्ती की प्रक्रिया में, उसके साथ साथ मुझे बहुत ऐसी बात स्पष्ट होने लगी कि जिस तरह से नृत्य में शरीर को प्रगाढ़ रूप से प्रज्वलित किया जा सकता है, उसी तरह से जो युद्ध कला है, जिसका एक भाग समझ लो कुश्ती, उसमें भी शरीर को उतना ही प्रज्वलित किया जा सकता है। ठीक से अगर उसको प्रकट की जा सके, उसके जो स्टेप्स है उसको ठीक रूप दिया जा सके, तो उसमें भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। और जैसा मैं काम करता गया तो मुझे ये बात पूरी दर्शन के साथ स्पष्ट हो गई कि कितने स्टेप जरूरी है। जो युद्ध कला है उसका बेसिक स्टेप्स कितने होने चाहिए, फिर उसमें से पूरा का पूरा आगे जिस तरह से काम होता जाता है, ऐसे ऐसे नई नई बातें अपने आप खोजी जा सकती है इसमें। जब मैं स्कूल में टीचर था तो मैं एजुकेशन में ये काम करना चाहता था कि एज अ टीचर, शिक्षक का होदा है और शिक्षक को जो देना है, विद्यार्थी को जो समझाना है, जो मैं समझता था शिक्षण को, वो खाली विजयी होना ही नहीं। विजयी तो होते हैं तब तो ठीक बात है, लेकिन जब पराजय आता है, जब हम हार जाते हैं, समझ लो कि प्रथम रैंक नहीं आया या पास नहीं हो पाए, हम फेल हो गए, तो उसमें किस तरह से संतुलन बनाए रखना है बिना हिम्मत हारे, और जो हमारी हार हुई है या जो हम पाना चाहते थे वो क्यों नहीं पा सके, उसका क्या कारण था। जो हरीफाई थी उसमें क्या ऐसी हमसे गलती हो गई कि जिसके कारण हम
प्रथम स्थान न ले पाए, अगर हमें लेना था तो मैं बच्चों को वो भी दिखाना चाहता था कि हार भी हो सकती है। जब कोई भी स्पर्धा है तो जरूरी नहीं कि तुम हर समय जीतोगे, हार भी हो सकती है, और उसमें कैसे संतुलित रहा जा सकता है। तो मैं इस तरह का काम करता था। उस समय मेरा शरीर का वेट रहता था 85 to 100, और बच्चे बहुत प्रभावित थे मेरे शरीर से। जब मैं स्कूल टीचर होकर गया, कच्छ का एक छोटा सा गांव डुमरा, तो उसके साथ जो एजुकेशन की प्रवृत्ति थी उसके साथ वहां ऐसा था, गांव में ऐसा होता है कि ऐसे तो मैं गया था साइंस टीचर के होदे से, लेकिन वहां साइंस टीचर जैसा कुछ होता नहीं। साइंस टीचर को पीटी भी दी जाती है। तो मुझे जो हमारे प्रिंसिपल थे उससे कहा पीटी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, जो मैं वैसे ही करता ही रहता था पीटी। स्कूल से पहले 1-2 घंटा पहले, क्योंकि स्कूल गांव की स्कूल मुझे बहुत अच्छी लगी, और शाम को भी जब स्कूल पूरी हो जाए बाद में भी मैं बच्चों के साथ खेलूं या उन लोगों को मार्गदर्शन देता था। और उसमें मेरा एक जो मुख्य विषय था, वैसे कबड्डी भी, और दूसरा था ये कुश्ती। और कुश्ती में मैं ये खोजूं पूरे गांव में, वैसे गांव की बस्ती थी 2000 की, उससे ज्यादा नहीं थी, और वो भी छोटा सा सरहद का गांव। और उसमें ऐसा होता है कि वैसे तो आप देखो तो सारे बूढ़े बूढ़े लोग ही रहते हैं, पुराने पुराने मकान, उसमें पुराने पुराने मनुष्य, सारे खाली गवर्नमेंट सर्विस वाले ही थोड़े बहुत 58 साल के अंदर होते, बाकी रिटायर्ड होने के बाद कोई रहता नहीं ऐसे गांव में। बाकी सब युवान चले जाते कमाई के लिए बॉम्बे, बड़े शहरों में। लेकिन वहां मैं वही देखता रहता। मैं देखूं कि हाँ, ये पत्थर उठाने वाले का बॉडी अच्छा है, जो लड़का 25 साल का युवान है वो पत्थर डाल रहा है, ट्रॉली भर रहा है। मैं देखूं कि हाँ, ये जो मजूरी कर रहा है इसका बॉडी अच्छा है, तो मैं उसे तैयार करूं कि आप कुश्ती करोगे मेरे साथ। पहले तो वो समझे नहीं कि क्या करना है कुश्ती में। फिर उस कच्छ की जो कच्छी भाषा है उसमें उससे कहते हैं बख। बख का अर्थ होता है कि दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। जैसे फ्री स्टाइल में इसमें एक स्टेप करता हूं तो आपने देखा होगा, इस तरह से पकड़ लेते और एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न कर। तो मैं उसे समझाऊं कि इस तरह से मुझे करना, उसे भी नवाई लगे कि ये ऐसा तो कोई विज्ञान शिक्षक आज तक गांव में आया नहीं, मगर ठीक तो है ना। मैं धीरे धीरे उसे तैयार कर लूं किसी भी तरह से कि तुम स्कूल में सुबह में आ जाओ, हम उधर काम करें। अब लड़के देखे मेरा, वैसे तो मुझे कोई इसमें पहुंचे नहीं, क्योंकि वैसे भी 85 to 100 kg वेट हो और वो भी एक्टिव, तो सामने वाला उससे कम वेट वाला हो तो मैं उसे आराम से तुरंत ही उसे डाल दूं नीचे, तुरंत। खाली मैं थोड़ा ऐसे करूं कि वो, लेकिन मैं भी ऐसा करता नहीं था कि तुरंत, मेरी ताकत तो फिर भी उसे गिराता नहीं था, 1 सेकंड में गिराता नहीं था। मैं उसे पहले पूरा खेलने देता था कि किस तरह से वो प्रतिकार करता है या मुझे गिराने का प्रयत्न करता है। तो मैं पूरा का पूरा उसके शरीर को पूरा एक्टिव करूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे कि जो मुझे गिरा देते थे आराम से, मुझसे कम वेट वाले हो, उन लोगों का शरीर, क्योंकि मैं तो पूरा 24 आवर्स में मैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम को एक्सरसाइज करूं, और वो तो पूरे दिन 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे पत्थर का काम है, तो पत्थर खोदते रहते या पत्थर भरते रहते। तो उनका जो शोल्डर होता है, शोल्डर के मसल्स या पूरे हाथ के मसल्स वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो ऐसे लोग थे कि जो मुझे गिरा देते थे, और मैं वो काम बच्चों के सामने ही करवाना चाहता था कि बच्चे देखें कि मेरा इतना वेट है फिर भी ये लोग मुझे गिरा देते। उसके साथ मुझे जो दर्शन आ रही थी, पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया, द्वंद्व युद्ध पूरा मुझे पता चलता था कि ऐसी प्रक्रियाएं भारत में आगे भी हुई है लेकिन दब गई। ये प्रक्रिया जुड़ी थी, एक आध्यात्मिक नृत्य के साथ भी जुड़ी थी और मंदिर के साथ भी जुड़ी थी। मैं तुम्हें कहूं, मंदिर के साथ अखाड़ा जुड़ा था एक समय में। मंदिर का एक भाग अखाड़ा था जिसमें युवान लोग जाते थे, या जो व्यायाम के शौकीन थे वो लोग उसमें व्यायाम भी करते थे। पुराने मंदिरों का एक भाग था जिसे अखाड़ा कहा जाता था। कुश्ती वहां खेल करते थे, या जो शारीरिक व्यायाम होता है वो भी करते थे वहां। लेकिन वो दब गया, धीरे धीरे वो निकल गया, क्योंकि
व्यायाम में फिर धीरे धीरे मनुष्यों का रस कम होने लगा। लेकिन मुझे पूरी बात समझ में आई और मैं प्रैक्टिकल करवाना चाहता था ये शिक्षण में कि सब लड़के, स्कूल के सारे लड़के इकट्ठे हैं, मैं उसे बुलाऊं कि आप आओ कुश्ती, हम कुश्ती करें, या स्कूल से पहले या बाद में। और वो देखे कि जो सर आज तक सबको जमीन दोस्त करते हैं, ऐसी ताकत है, उसे भी कोई गिरा सकता है। एक लड़का, मैं कहूं उसका वेट समझ लो, जिससे आज मैं बबलू से कुश्ती करता हूं तो बबलू का वेट मुझसे कम है, उसकी हाइट मुझसे कम है, उसका कद मुझसे कम है, फिर भी उसका प्रतिकार करने का तरीका देखना कि किस तरह से वो मेरे साथ प्रतिकार करता है। मैं कबड्डी खेलता था, उसमें एक लड़के का वेट था 40, वो वहां का बैंक मैनेजर था। देखो वो बैंक मैनेजर, ग्रामीण बैंक का मैनेजर था। मैं उसका नाम भूल गया लेकिन सरनेम उसकी याद है, और वो अभी अटका ही होगा क्योंकि बैंक मैनेजर था, तो वो इस जन्म में तो मुक्त नहीं होते। सा उसकी अटक थी, सा साहब हम कहते थे। पहले तो मैं जब गया सब गंभीर, क्योंकि वो ग्रामीण बैंक का मैनेजर, मैं साइंस टीचर, तो सब मिले तो पहले तो गंभीर हमारी पहचान हुई। धीरे धीरे मैं सबको नदी में ले जाके उधर धीरे धीरे मेरी प्रवृत्ति शुरू होने लगी। कबड्डी, कुश्ती, नृत्य की एक्सरसाइज वो भी खुलने लगे, धीरे खुलने लगे। तो हम कबड्डी खेले, उसका वेट 45, मेरा समझो 85 to 90 के बीच। वो इस तरह से मेरी टांग पकड़ ले, उसकी 2 टांग में इतनी स्फूर्ति और इतना वो स्फूर्तिला उसका शरीर। वो पहले खाली देखे मेरी मूवमेंट के किस तरह से मैं कबड्डी खेलता हूं। पहले 1-2 बार उसने कुछ न किया, वो मैंने उसे पकड़ भी लिया या आउट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने मैं वो भी देख लेता था कि हाँ ये मेरी ट्रिक देख रहा है कि किस तरह से मैं काम, क्योंकि वो धीरे धीरे आप जिस कला में अगर आपका हार्टली इंटरेस्ट है, काम करते हो आप, तो आप पूरी कला जान लेते हो और किस तरह से काम कर रहा है वो भी आप जान सकते हो। तो मैं देख रहा था कि हाँ ये देख रहा है कि मेरा शरीर किस तरह से काम कर रहा है। और उसने तीसरे दाव में मुझे पकड़ लिया, और उसका पकड़ने का तरीका ऐसा कि वो एक क्षण में ही हो जाता था हमारे बीच। अगर वो चुक जाए तो मैं जीत जाऊं और मैं चुक जाऊं तो वो जीत जाए। लेकिन ऐसा होता था, वेट था मेरा और रेत थी, नदी की रेत। तो आप समझ सकते हो कि जो वेट के कारण मेरा शरीर, उसका स्फूर्तिला शरीर था, और 45 kg वेट, तो वो मुझसे ज्यादा उछल सकता था नदी की रेत में। और मेरा शरीर पड़े नदी की रेत में तो वो दबता था, थोड़ा दबता था। अब जैसा दबता था तो मुझे थोड़ा पैर उठाने में थोड़ी देर लगे, वो अपने 2 पैर से वो ऐसे कातर मारता था, उसे कातर कहते, इस तरह से वो पकड़ लेता था, नीचे के पैर इस तरह से पकड़ लेता था। अब नीचे के पैर इस तरह से, घुंटी के नीचे से थोड़ा नीचे का हिस्सा वो पकड़ लेता था मेरा। 2 अपने पैर इस तरह से, अपना शरीर गिराकर, खुद का शरीर गिराकर वो मेरे शरीर को इस तरह से कातर मार देता था। और मेरा ऊपर का शरीर, क्योंकि फोर्स में होता है, शरीर फोर्स में होता है, उसमें वो पकड़ लेता था, नीचे का शरीर जाम कर देता था, तो ऊपर का शरीर अपने आप गिर जाता था। मैं उसकी ये टेक्निक समझने के लिए मैं अनेक बार गिरूं, अनेक बार, क्योंकि आज मैं जो तुम्हें वर्णन कर रहा हूं कि वो इस तरह से मुझे गिराता था, लेकिन उसका मैं पूरा समझू कि क्या हो रहा है, क्यों वो अपनी तरह से करे। मुझे मेरा शरीर समझने को कि इसका शरीर किस तरह से काम कर रहा है, वो किस तरह से आते हैं, किस तरह से छू लेते हैं। और को तो मैं तुरंत पकड़ लेता था, कद भी लंबा तो मैं खाली ऐसे हाथ मारो आ जाता, क्योंकि अभी वो लोग धीरे धीरे सारे, क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट, उन लोगों को मैं धीरे धीरे उत्साहित करता था कि खेलो खेलो कबड्डी खेलो। ऐसा थोड़ा है कि अब थोड़े हम बैंक मैनेजर है, अब तो 6 बज गए, या थोड़ा मैं साइंस टीचर हूं, तो मैं सबको उतारता था कि चलो खेलो, इसमें पोस्ट मास्टर हो तो उसे भी मैं चलो कबड्डी खेले थोड़ा थोड़ा, तो सब एक्टिव हो जाते थे। और मैं जब स्कूल में करूं ये प्रयोग कुश्ती का, तो लड़के देखे कि वाह, इससे कम वेट वाला अब जो पत्थर उठा रहा है, उसको आप बाहर से देखो, शरीर का जिसने अभ्यास किया है, या शरीर को जिसे पता है, जिसे शरीर पर काम किया है, वो तो तुरंत पकड़ लेता है कि इसका शरीर जबरदस्त है। चाहे वो बंद हो, कपड़ों में बंद हो, तो भी पता चल जाता है। तुम्हारी शरीर की जो आभा होती है उससे पता चल जाता है कि शरीर में कितनी ताकत है। जब मैं
मार्शल आर्ट जब प्रकट हुई फिल्म के माध्यम से, उसको बहुत जगत में प्रकट होने का चांस मिला, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म थी एंटर द ड्रैगन। जब मैं देखने गया वो फिल्म, सब कहते थे कि ब्रूस ली है वो तो कैसा पतला है, उसका बॉडी कितना पतला है, अगर आपने देखा हो तो। लेकिन मैंने पहली बार, जब मैं खाली वो आता ही है, अभी उसका शरीर नहीं दिखाते हैं, या उसको फिल्म में अभी उसका कोई ऐसा जैसे फाइट कर रहा है ऐसा कोई सीन नहीं है, खाली उसको दिखाते हैं कपड़ों में बंद इस तरह। फिर भी उसकी जो चाल होती है, उसका जो शरीर होता है, खड़ा रहने का ढंग होता है, जिसने बहुत एक्सरसाइज की है या शरीर पर ही काम किया होता है, जिम्नास्टिक का वर्क किया होता है, और मैं जिम्नास्टिक वालों के साथ भी बहुत रहा था, तो तुरंत पता चल जाता है कि इसका शरीर बहुत एक्टिव है। तुरंत पता चल जाता है। सब कहते थे, जो जानते नहीं थे वो कहते थे कि ये बहुत दुबला पतला है, क्योंकि जनरली जो फिल्म के हीरो होते हैं वो इस तरह से रुष्ट पुष्ट दिखाए जाते हैं। तो जो भारतीय आंख है देखने की, वो इस तरह से रुष्ट पुष्ट हीरो को देखने की आंख है कि, तो ये पहला उन लोगों के लिए पहला मौका था इस तरह का कि वो ऐसा हीरो देखे कि जिसका शरीर एकदम एक्टिव, पूरा ऑक्सीजनेटेड, पूरा का पूरा शरीर एकदम। उसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं कि उसने किस तरह से शरीर को पूरा ऑक्सीजनेटेड किया, किस तरह की एक्सरसाइज की, कितने घंटे एक्सरसाइज की, और पूरा दिन। वो ऐसी आर्ट है कि मार्शल आर्ट खाली शरीर की कला है ही नहीं। मैं जो तुम्हें बात कर रहा हूं वो आध्यात्मिक कला की बात कर रहा हूं कि आत्मा को किस तरह से जगाया जा सकता है, भीतर की आत्मिक शक्ति को किस तरह से जगाई जाती है। तो जो मार्शल आर्ट ब्रूस ली जिस गुरु के पास तैयार हुआ, वो गुरु ने उसे जो ज्ञान दिया उसमें 24 आवर्स, 24 घंटा, और ऐसा ही होता है 24 घंटा किस तरह से एक्टिव रहा जाता है, किस तरह से जागरूक रहा जा सकता है, निद्रा से ऊपर, प्रमाद से ऊपर, आड़स से ऊपर। कौन सा ऐसा तरीका है कि तुम्हारा शरीर तुम एक्टिव रख सको। और ये पूरी कला ही इस तरह की थी कि गुरु कभी भी आ सकता है। जैन मास्टर की ये खोज थी कि वो गुरु कब भी आ सकता है और पकड़ सकता है। अगर शिष्य को देखे कि वो सोया हुआ है, निकाल दे, आओ इतनी प्रैक्टिस करके आओ। और कौन ऐसे गुरु को छोड़ना चाहता है, क्योंकि भीतर जैसे जब तुम मन पार करने लगते हो, मन को पार करने लगते हो, या ऐसा समझो मन से जो खेला जा सकता है वो तुमने सब कुछ खेल लिया संसार में। अपने आप भीतर के आत्मा की खोज शुरू हो जाती है। सबकी, सब आते हैं इस क्षेत्र में, सब आते हैं, आज नहीं तो कल, कोई आज आ गया, कोई कल आएगा, लेकिन तुम्हारी खोज शुरू होती है। और तब तुम जो आत्मवान व्यक्ति होते हैं उससे तुम प्रभावित होते हो अपने आप। उसने चाहे जाहिर न किया हो कि मैं आत्मवान हूं कि नहीं हूं, ऐसा उसने स्पष्ट नहीं किया है, फिर भी तुम्हारा आकर्षण बढ़ता है उसके प्रति। तो ऐसे गुरु को कोई छोड़ना तो तैयार नहीं होता। फिर भी गुरु कहीं भी पकड़ ले या और कोई पनिशमेंट हो जाती, तो जो जैन गुरु काम करते थे वो 24 घंटे कभी भी आ सकते थे, पकड़ सकते थे कि हाँ ये शिष्य सोया हुआ है, और उसके साथ जो पनिशमेंट, जो मैं इससे पहले बात करता था कि पनिशमेंट कोई जो आज डर रहा है एजुकेशन बच्चों के लिए, पनिशमेंट जैसे आध्यात्म ऊपर उठेगा, आध्यात्म का ज्ञान जैसे ऊपर उठता जाएगा, पनिशमेंट से कोई नहीं डरेगा। और जो गुरु पनिश करता है, तुम्हें पनिशमेंट देता है, तो वो तुम्हारी शक्ति जगाने के लिए देता है। और शरीर की पनिशमेंट से मैंने बहुत पनिशमेंट में से मैं निकला हूं, और मैंने पाया कि शरीर एकदम स्फूर्तिला हो जाता है। जो भीतर सुषुप्त शक्ति, पनिशमेंट थी इसलिए कि ये आया, जो एजुकेशन में आया, ये पनिशमेंट जो आई, वो पनिशमेंट आई आध्यात्मिक क्षेत्र से आई, जिसपे गुरु शिष्य का संबंध रहता था और जो जागृति का काम चलता था। जिस तरह से जैन मास्टर करते थे उसी तरह से इंडिया में भी होता था। ऐसा नहीं कि खाली जैन मास्टर ही करते, लेकिन उसकी ट्रिक रिसेंट थी, इससे ज्यादा रिसेंट ट्रिक थी। और उसमें उतना ही था कि शिष्य सोया हुआ है या जागृत है। अगर जागृत है तो और जागृति में
ले जाने के लिए प्रक्रियाएं खोजते रहते थे। पूरी की पूरी जो मार्शल आर्ट है उसका आप ठीक से अभ्यास करते जाओ, उसमें डूबते जाओ ठीक से, तो पता चलता जाएगा कि ये सारी ट्रिक ही है किस तरह से शरीर को शरीर की सुसुप्त शक्ति को प्रज्वलित कर देना है। ऐसी शक्ति को प्रज्वलित करना है कि स्वप्न बने ही नहीं। शरीर को ऐसा जगाना है कि जो शक्ति भीतर से पैदा हो वो चली जाए दर्शन की ओर। दर्शन की जो क्षमता है, देखने की जो क्षमता है, उसकी ओर ले जाने का तरीका था। तो ब्रूस ली जिस गुरु के पास तैयार हुआ था वो ऐसा गुरु था जो सच में जो मार्शल आर्ट कहते हैं, मार्शल का अर्थ ही है कि दृष्टा शक्ति को जगाना, भीतर की दृष्टा शक्ति को, आत्मिक शक्ति को जगाना, इस तरह की कला, ऐसे गुरु के पास वो तैयार हुआ था। और उसे कुछ बंधन भी थे कि वो इंटरनेशनल लेवल की जो कुछ कंपटीशन होती है उसमें उसको भाग लेने का मना था कि इसमें तेरा समय नहीं बिगाड़ना है, ऐसी बातों की ओर जाना नहीं है। और वो भी मुझे पता है कि गुरु ने उसे कुछ मर्यादाएं दी थी कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन वो खींच गया। गुरु के जो दी हुई मर्यादाएं थी उसने उसका उल्लंघन कर दिया। तो जो जानते हैं ब्रूस ली के बारे में, और जो जिस तरह से उसकी मृत्यु हो गई, उसका शरीर छूट गया, उसका मैं तुम्हें कारण कहता हूं रिसर्च वर्क के लिए। ये रिसेंट रिसर्च वर्क है और बहुत बच्चे पसंद करते थे ब्रूस ली। जब ब्रूस ली था, ये फिल्म जब प्रकट हुई, सब बच्चे युवान ब्रूस ली को सब चाहते थे। मैं उन लोगों के लिए एक रिसर्च वर्क दे रहा हूं कि ब्रूस ली एक गुरु की आज्ञा थी कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, मार्शल आर्ट को इससे आगे प्रकट नहीं करना है जगत में, इतने तक ठीक है तुम खेलो, इससे आगे नहीं जाना है। इससे आगे अगर तुमने जाने का प्रयत्न किया तो गड़बड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ ऐसे रहस्य जुड़ते हैं कि फिर ये खाली प्रदर्शन की कला नहीं है कि तुम किसी को दिखाने के लिए या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए इस कला को प्रकट करो, अपने आप ही बंद हो जाता है। एक सीमा से आगे तुम काम नहीं कर सकते इस कला में। और उसने कह भी दिया था कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन कुछ में वो माना, कुछ में वो नहीं माना, वो आगे चला गया और उसे शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन वो जो तैयार हुआ था वो इस तरह के मास्टर के पास तैयार हुआ था जिसमें 24 घंटा, इसमें निद्रा एक समय के बाद मना है। तुम निद्रा में प्रविष्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें जाना ही है, तुम रिलैक्स हो सकते हो, शरीर रिलैक्स कर सकते हो। उसकी एक टेक्निक है जिसे भारत में कहा जाता है योग निद्रा। योग निद्रा का अर्थ है जागरण चलता है और शरीर रिलैक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि उजागरा जिस तरह से अर्पिता को होता है और उसके लिए 8-8, 10-10, 15-15 टेबलेट लो फिर नींद आती है, इस तरह का उजागरा नहीं। जागरण फ्रेश किसी भी समय, जिस तरह से आप प्राणियों को देखना, कुत्ता सोया हुआ है, आप जाके खेलना शुरू करो, चाहे 2 बजे आपकी नींद उठ जाए, आप कोई भी कुत्ता पसंद कर लो जो आपको अच्छा लगे, अनिकेश, मोनिका, जो भी अच्छा लगे, उसके पास जाके आप खाली बैठो, खाली 1-2 बार ऐसे करो कि वो रात को 2 बजे आपके साथ खेलना शुरू करेगा, वो दौड़ना शुरू करेगा आपके साथ, देखना उसकी स्फूर्ति। और ये भी देखना कि ये कुत्ता कितना खाता है पूरे दिन में। और जो काम करते हैं जागृति पर, वो इसी तरह से एक्टिव करते हैं। शरीर को इस तरह से एक्टिव किया जा सकता है कि जितना जरूरी है आराम, शरीर के लिए आराम जरूरी है, लेकिन वो आराम किस तरह का होता है, जिस तरह से भारत में उसे नाम दिया गया योग निद्रा। जागते जागते जितना शरीर को जरूरी है उतना ही, और ये आराम ऐसा ही होता है। मैं उसमें से निकला हूं और वो भी मैं तुम्हें आगे कहूंगा कि इस तरह से आराम करवाते हैं कि समझ लो पहले पद्मासन में बैठ जाए या वज्रासन, क्योंकि जो जैन कला है बैठने की, उसमें जो मैं तुम्हें कहता हूं कि जो जापानीज वज्रासन है या ये जैन वज्रासन है, जो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम पंजों पर बैठो, डायरेक्ट तुम पद्मासन में न बैठ जाओ। अब मैं जो तुम्हें गाइड कर रहा हूं वो मैं इस तरह का मार्गदर्शन है मेरा कि जब तुम बैठना प्रारंभ करो, इवन लेक्चर में तुम जब मेरे सामने बैठो, तुम प्रारंभ करो जापानीज वज्रासन के साथ या जैन वज्रासन
जिसपे पंजों पर बैठा जाता है, उसमें से तुम शरीर को पहले स्थिर करो। फिर उसमें से तुम आओ इंडियन वज्रासन, जिसपे पंजों को पीछे की ओर लिया जाता है, उस पर बैठो और फिर पद्मासन में आ जाओ। वज्रासन में जो बैठ सकता है, जैसे कि मैं कई लोगों को जानता हूं यहाँ जिसकी क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, जैसे कि खंजरी है, उसका तो कुछ वज्रासन अलग ही है जिसे हम कहते हैं दीर्घासन, लेकिन घूंटी के लिए और जो घूंटी से नीचे के पैर है, ऊपर के पैर है, उसके लिए अति उत्तम आसन जो वो जानती है। और सबको जो कर सकते हैं, जो अब जिसकी क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, युवान जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उसको तो ये सीखना ही है, खंजरी का आसन सीखना ही है। फिर बबलू है, चक्की है, उन लोगों का वज्रासन बहुत अच्छा है, उज्जवल है, तो श्यामल भी वज्रासन में बैठ सकता है। तो जिसका वज्रासन अच्छा है वो इंडियन वज्रासन में थके तो वो चले जाए जैन वज्रासन में से थके तो वो चले जाए इंडियन वज्रासन। ये सब्जेक्ट जुड़ता है योग के साथ। फिर भी मैं कह देता हूं क्योंकि तुम शुरू कर ही दो, क्योंकि कुछ जो मैंने नाम कहे वो उनकी तो ये क्षमता है ही, तो ये क्षमता तुम्हें उससे परिचित होना है, ये तोड़ना छोड़ना ही नहीं है, ये जो तुम्हारी शक्ति है उससे तुम्हें परिचित होना है। तो जिसकी एक क्षमता है वज्रासन में बैठना शुरू करे, क्योंकि इसके शरीर की रीढ़ के साथ जुड़े हुए शक्ति क्षेत्र है, इस पर इसका बहुत गहरा असर है। समझ लो कि तुम्हारा जो डाइजेशन है वो वज्रासन में बढ़ सकता है या तुम भोजन के बाद अगर तुम वज्रासन में बैठोगे, इंडियन या जैन वज्रासन, दोनों में बहुत फायदा हो सकता है, तुम्हारा डाइजेशन बढ़ सकता है। तो जो जैन मास्टर के पास तैयार हुआ ब्रूस ली, तो उसमें एक जो बैठने का तरीका है वो दिया जाता है कि तुम जैन वज्रासन में बिठाते हैं उसे, जब तक क्षमता है जैन वज्रासन, और जैन वज्रासन समाप्त होते ही पद्मासन में बिठाया जाता है। इस तरह का उसके साथ विज्ञान जुड़ा है कि तुम्हारे शरीर को जितनी जरूरत है उतना पहले आराम तुम ध्यान का कोई रीढ़ सिद्धि की जा सकती है, ऐसे आसन में पहले स्थिर करो। जैसे कि तुमने भोजन लिया है तो तुम वज्रासन में बैठो। जैसे समझ लो अगर भोजन के बाद तुम पद्मासन में बैठोगे, पद्मासन नीचे का शरीर ब्लॉक कर देता है, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन, पेट की तकलीफ हो सकती है। अगर भोजन के बाद तुम पद्मासन करोगे तो नीचे का जो मणद्वार तक की जो है, एनस तक जो नीचे की आंत की जो मूवमेंट है वो कम हो सकती है पद्मासन के कारण। तो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है या पेट की बीमारी है, पेट साफ न होने की बीमारी है, वो लागू पड़ सकती है, क्योंकि भोजन के बाद 4 घंटा पद्मासन नहीं करना है। और जहां गर्म प्रदेश है उसमें 12 बजे के बाद शाम तक पद्मासन का बहुत, और अगर पद्मासन करते हो तुम्हें यूरिन की तकलीफ हो, तुरंत पद्मासन को छोड़ दो, बैठक छोड़ दो, क्योंकि बैठक के कारण भी बहुत गर्मी पैदा होती है। तो बैठक छोड़नी जरूरी है। गर्म प्रदेश में तुम हो तो पद्मासन नहीं करना है, ठंडे प्रदेश में हो तो तुम पद्मासन कर सकते हो कोई, क्योंकि ये पूरा का पूरा विज्ञान है वो ठंडे प्रदेश पे खोजा गया। पद्मासन में ध्यान लगाने का विज्ञान है वो ठंडे प्रदेशों में खोजा गया। लेकिन इसका उपयोग तुम बाद में कर सकते हो, जब रात को ठंडक आ जाती है, सूर्य की गर्मी नहीं है, तब तुम कर सकते हो। लेकिन जैसे यूरिन की तकलीफ हो, तुम्हें कहीं भी यूरिन में बर्निंग हो, यूरिन पास नहीं हो रहा है ठीक से, यूरिन का रेट कम हो रहा है, ऐसा तुम्हें फील हो, पद्मासन छोड़ देना है। और भोजन के बाद अगर तुम्हें आसन में स्थिर ही होना है, समझ लो 1 मिनट, आधी मिनट से भी कम मिनट, लेकिन वो तुम्हारे शरीर पर फायदा कारक असर कर सकता है। जो जैन वज्रासन है वो भी, इंडियन वज्रासन है वो भी, खंजरी का आसन है, दीर्घासन वो भी, ये तीनों आसन। तो इस जो जैन की मेथड थी इस तरह से होती है। जागृति के मेथड में तुम्हें को कि जब वो थक जाते हैं तो तुरंत वो 180 पर नहीं आ जाते। जो जैन मास्टर दिखाते हैं स्टूडेंट्स को, शिष्यों को इस तरह से सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा शरीर थक जाए तुम जैन वज्रासन धारण करो, या जो भारत में काम चला उसमें था कि तुम पद्मासन धारण करो, कि पहले बैठक में स्थिर हो जाओ, और ठीक से अगर तुम रीढ़ को सीधी कर दोगे तुम्हारी थकान उतर जा सकती है। उसके बाद अगर जरूर पड़ी तो तुम लेटो, लेकिन लेटना
पद्मासन या वज्रासन के बाद था। अभी मैं बात कर रहा हूं जैन गुरुओं की, तो जैन गुरु इस तरह से करवाते कि पूरी की पूरी जो थकान है शरीर की, या शरीर में डाइजेशन का वर्क चल रहा है, जो हम निद्रा लेते हैं वो इसलिए लेते हैं, समझ लो कि जो ऑर्गन है हमारे भीतर थक गए, काम करते 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 थक गए, तो उसको आराम की जरूरत है। अब उसको आराम की जरूरत है तो किस तरह से आराम करवाया जाता है, उसकी अलग अलग टेक्निक है। धीरे धीरे मैं सब खोलता जा रहा हूं। उसमें एक टेक्निक है कि पहले आप वज्रासन में स्थिर हो जाओ, भोजन लिया है तुम वज्रासन में स्थिर हो जाओ, और फिर तुम निद्रा में जाओ। जब तुम्हें लगे कि बस अब काफी हो गया वज्रासन, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी, तुम्हें लगे कि ना बहुत हो गया वज्रासन, और धीरे धीरे सीखो। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन तुम 1 घंटा करोगे और फिर 1 महीना नहीं छूओगे वज्रासन, इस तरह से नहीं जाना है। धीरे धीरे अभ्यास करते जाओ, तुम्हें पता चलता जाएगा। और इस तरह से जागृति है, तब शरीर में जो भोजन लिया है उसे पचाया जाता है। जो पचाने की टेक्निक है जैन की, वो इस तरह की कि अगर भोजन लिया तुमने, शरीर को दिया, तो वो भोजन जागृति में पचना चाहिए। अगर जिसकी यात्रा जागृति की ओर है, जिसे जागरण की ओर ही अब जाना है, जिसका भीतर से 100% निश्चय हो गया कि नहीं अब मुझे सोने में कोई रस नहीं, आज तक मैं सोया ही हूं, स्वप्न आज तक देखे बहुत है, अब तक मैं वही करता आया हूं, तो अब एक और दिशा की ओर चले, चलो जागने की दिशा की ओर। तो इस तरह से वो डाइजेस्ट करवाते हैं। पूरा का पूरा जो भोजन लिया, वो पूरा का पूरा डाइजेशन जागृति में होता है। जब तक वो मल न बन जाए, पूरा का पूरा भोजन जो जिसमें से शक्ति खींचनी है, वो पूरी की पूरी शक्ति खींचकर दृष्टा शक्ति को दे देते हैं, पूरी की पूरी शक्ति। टेक्निक, इसका सिद्धांत ये है। टेक्निक अलग अलग हो सकती है, लेकिन सिद्धांत ये है कि जो भोजन लिया तुमने, तो उसमें से शक्ति खींच के किस तरह से दृष्टा शक्ति को दी जाती है। तो पहले पूरा भोजन डाइजेस्ट कर लेते हैं जैन वज्रासन में, या इंडियन वज्रासन में भी ये क्रिया की जा सकती है, जो मैंने की है, मैं तुम्हें कहता हूं। उसे पूरा पूरा डाइजेशन स्थिर आसन में ध्यानस्थ होके जो भोजन की शक्ति है वो प्राप्त की जा सकती है शरीर में, पूरी की पूरी शक्ति। और उसका तुम्हें अनुभव भी होता है कि हाँ, ये जागृति में आ गई शक्ति। जब हम भोजन की, प्रसाद की बात करेंगे, तब इसमें हम गहराई से जाएंगे। लेकिन ये इसके साथ भी जुड़ती है ये बात, जैन आर्ट है, इसके साथ भी ये बात जुड़ती है। तो वो इसमें पूरा डाइजेशन पूरा करवाते, फिर शरीर को विश्राम करवाते। तो जो ब्रूस जिस गुरु के पास तैयार हुआ, वो इस तरह का गुरु कि पूरा, वो केवल शारीरिक प्रक्रिया है ही नहीं, तुम्हें बाहर से दिखे मार्शल आर्ट, लेकिन मार्शल आर्ट शरीर की, खाली शरीर के साथ न लेना न देना, शरीर के साथ जो लेना देना है वो इतना कि जो पांव के अंगूठे से लेकर जिसने ठीक से मार्शल आर्ट आध्यात्मिक रूप में जानी है, समझी है, कराटे, जूडो, ऐसी कोई भी आर्ट है, आध्यात्मिक रूप में अगर जानिए, उसका शरीर आप देखो, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक सारा कोष, जितने कोष है पूरे प्रज्वलित, तुम उसमें कोई भी प्रमाद पाओगे नहीं। 24 आवर्स उसके साथ रहो, अगर तुम ऐसी व्यक्ति के साथ रहो, तुम्हें दिखेगा नहीं उसमें कोई प्रमाद। योगिक प्रक्रिया ही है, पूरी आर्ट, कला का जो प्रकार है वो इस तरह का है। और जागरण देने के लिए प्रकार था, किस तरह से जगाया जाता है शरीर को। जिस तरह जंगल में प्राणी सोता है, अगर आपने देखा हो जंगल में रह के, तो जिस तरह से प्राणी सोता है जंगल में प्राणी सोता है, तो बहुत, किसी भी क्षण उसके ऊपर हिंसक प्राणी अटैक कर सकता है। तो उसकी जो निद्रा होती है, खाली पत्ता ही लेके तुरंत जाग जाता है, वो इस तरह से उसकी निद्रा होती है। इसमें वो बीच बीच में वो आराम कर लेता है। आप कुत्तों को भी देखना कि किस तरह से आराम करता है, अलग अलग प्राणी जो आराम करता है वो किस तरह से आराम करता है। और जो प्राणी जंगल में रहते हैं एकदम जागरूक है, एकदम जागरूक कि किसी भी क्षण अगर वो सोया है और कोई हिंसक प्राणी आ जाए तो उसे शिकार हो सकता है। तो वो भीतर से उसकी जागृति, जो कुदरत की ओर से जो हमें मैकेनिज्म भेंट मिला है, वो इस तरह का है। इतनी जागृति है हमारे पास, लेकिन हमारा वो मैकेनिज्म हमने खत्म कर दिया। इतनी सुरक्षाओं के बीच हम जेल बांध ली, हमने हमारे चारों ओर जेल बांध ली।
किस तरह से पता चलेगा कि हमने चारों ओर जेल बांध ली जीवन से? मनुष्य का जीवन देखो क्या रूप ले रहा है। मनुष्य का जीवन, तुमने सुरक्षा में तुम आ गए, तुम हर तरह से सुरक्षा में, सुरक्षा खोदते ही गए, खोदते ही गए, खोदते ही। चलो तुम्हें सुरक्षा मिली। मेरा प्रश्न तुमसे है, जो बंगले में आ गए, पूरी लग्जरी के बीच आ गए, तुम जरा अब अपने को देखो कि तुमने पा लिया परम सुख। ऐसा सुख पाया जिसका कोई अंत ही नहीं। इस तरह का सुख तुमने पाया, कोई स्वाद लिया, लेकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा जीवन प्रकट ही होता है असुरक्षा में, और असुरक्षा के साथ आ जाती है जागृति। जब तुम असुरक्षित हो जाते हो तो मन तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि मन अब कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। मन को कल्पना करने के लिए सुविधा चाहिए, स्वप्न में खोने के लिए सुविधा चाहिए। तुम असुविधा में होते हो, और जो पहली तकलीफ मन को होती है वो इसलिए होती है कि वो स्वप्न में खो नहीं सकता, वो निद्रा में जा नहीं सकता, मूर्छा में जा नहीं सकता। तो जहां पर काम हुआ, जागरण को केंद्र में रखकर काम हुआ धर्म की दिशा में, धर्म के क्षेत्र में, वहां अलग अलग जो टेक्निक खोजी गई, वो टेक्निक कोई भी हो, लेकिन उसका केंद्र था किस तरह से आत्मिक शक्ति को जगाया जा सके, भीतर की जो शक्ति है उसको किस तरह से जगाया जा सके। पूरी की पूरी जैन आर्ट जो है उसमें पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक जहां भी सुसुप्ति हो सकती है, जहां भी सुसुप्ति हो सकती है, किस तरह से, जैसे कि समझ लो तुमने ज्यादा भोजन कर लिया, जरूरत से ज्यादा भोजन कर लिया, वहां सुसुप्त हो सकता है, तुम्हारा पेट सुसुप्त हो सकता है। तो अगर तुम कराटे जूडो वाले जो खिलाड़ी होते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से तैयार होते हैं, उसका अगर तुम भोजन देखो तो इस तरह का भोजन होता है, एकदम पौष्टिक। समझ लो कि सूप है, एकदम पौष्टिक, कि शरीर को चाहिए उतनी स्फूर्ति, लेकिन आलस्य जरा भी नहीं, प्रमाद जरा भी पैदा न करे भीतर से, क्योंकि पेट के मसल्स एकदम तैयार किए जाते हैं। पहला जो काम है जैन आर्ट का वो है पेट के मसल से एकदम तैयार हो, तुम्हारे एब्डोमिनल मसल से एकदम तैयार हो। और मैं तुम्हें कहता हूं, आज जगत में इतना रोग है इस पृथ्वी पर, अगर मनुष्यों के साथ इतना रोग उसके ऊपर हावी हो रहा है। मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन में इसकी गहराई से बात करूंगा, लेकिन अभी भी कह देता हूं, उसका कारण है एब्डोमिनल मसल्स तुम्हारे है ही नहीं। तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये वो मसल्स है कि 25 इयर्स आपके जो है, पहले 25 साल में अगर क्रिएट हो गए तो हो गए, इसके बाद 6 पैक बनाना बहुत डिफिकल्ट बात है। पेट के मसल्स पर काम करना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि पेट में कोई डायरेक्ट मसल्स नहीं है। जिस तरह के तुम हाथ के देखो, पेट के आगे कोई हड्डी नहीं है संभालने वाली, मसल्स है, लेकिन वो मसल्स तैयार होते ही नहीं। आजकल जो हमारी एक्सरसाइज है, हमारा व्यायाम है, या हमारा जो जीवन है आज का, वो इस तरह का जीवन है कि एब्डोमिनल मसल्स बच्चों के तैयार होते ही नहीं, लड़कियों के एब्डोमिनल मसल्स सही नहीं, पेट पूरा वीक। आज के बच्चों के पेट तुम देखो एकदम वीक, और इतना पेट वीक होगा तो तुम्हारे नकारात्मक भाव, तुम्हें जीवन में विश्वास कभी आएगा ही नहीं। मैं तुम्हें कह देता हूं, तुम्हारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है तुम्हारा पेट। जब तक तुम्हारा पेट ठीक से एक्टिव न हो या स्फूर्तिला न हो तुम्हारा पेट, तुम्हारा जीवन बोझिल होगा और आंत के रोग शुरू हो जाते हैं। आप देखना, जिसने काम किया उस शरीर पर कि अगर तुम्हें पेट को घटाना है, 40 साल की उम्र हो गई तुम्हारी, और उसके बाद तुम्हें पेट को भीतर सिकुड़ना है, तो बहुत तकलीफ पड़ती है पेट को। इसका कारण है कि इसके जो मसल्स है उसका आइडियल टाइम है, आदर्श समय 25 साल तक ये मसल्स क्रिएट हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं 6 पैक 8 पैक, ये तैयार हो सकते हैं। मसल्स, पेट के मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स तैयार हो सकते हैं। उसके बाद उसको तैयार करना डिफिकल्ट बात है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो आंत होती है बाहर निकलती जाती है, बाहर वो धक्का मारती है, भीतर के मसल्स को धक्का मारती है, तो पेट बड़ा होता जाता है, क्योंकि 32 फुट लंबा आंत है भीतर का। तो वो जो आंत है उसका वेट पेट पर आता है, और अगर ठीक से तुम एक्सरसाइज को समझते नहीं हो तो वो आंत आगे ही चली जाती है, आगे
तो पेट बड़ा होता जाता है। उसका कारण है आंत आगे आ रही, आंत भीतर का शेप खोती जाती है और वो आगे आती जाती है, और वो जितनी आगे आती जाती है आपका जो रेट है भीतर का डाइजेशन का रेट वो गड़बड़ हो जाता है। तो पूरी की पूरी जो आर्ट है उसको पहला केंद्र है पेट, पेट का मसल्स तैयार करना, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स ठीक से तैयार किया जाए तो आंत को अरेंज करने में सुविधा होती है। और जब तक तुम्हारी आंत ठीक से अरेंज न हो, उसका एक अरेंजमेंट है भीतर से, वो अरेंजमेंट बिगड़ जाए तुम्हारे भाव असंतुलित हो जाते। तुम्हारे भाव जीवन में जो असंतुलित होते हैं, बोझिल होते हैं, उसका मैं तुम्हें भौतिक विज्ञान कहूं, जीव विज्ञान कहूं, जीव विज्ञान के साथ जुड़ी हुई बात कहूं, तो तुम्हारी आंत का शेप बिगड़ रहा है भीतर। वो तुम्हारे मूड के ऊपर से निश्चित कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें कंटाड़ा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, जीवन बोझिल लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, बेचैनी हो रही है जीने में, ऐसी कोई भी नकारात्मक भाव तुम्हारे भीतर जगते, तो उसका कारण है आंत तुम्हारी बिखर रही है, उसके जो शेप है वो ठीक अरेंज नहीं हो रहा है भीतर। इसलिए पूरा का पूरा जहां आंत है, जहां से छाती का पिंजरा समाप्त होता है और जहां नाभि का केंद्र है, जहां से नीचे नाभि का केंद्र पूरा होता है, वो जो पूरा क्षेत्र है उसे पहले तैयार करना है, ताकि अगर आंत तुम्हारी ठीक से अरेंज हो तो ही तुम्हारी रीढ़ सीधी रह सकती है। अगर तुम्हारी आंत जहां पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र आता है, नाभि एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र है शरीर का, जहां संतुलित होता है, पूरा शरीर की शक्ति संतुलित होती है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। अगर तुम ठीक से पेट का व्यायाम नहीं सीखते तो वो गड़बड़ हो जाती है, और अगर वो गड़बड़ हुई उसके साथ तुम्हारी रीढ़ गड़बड़ हो जाती है। रीढ़ का जो शेप है, क्योंकि आंत है वो रीढ़ का जो शेप सीधा है उसे आगे खींचता है। समझ लो कि एक दौरड़ा ही है, जिस तरह से दौरड़ा के साथ तुम वेट बांधते हो और वो वेट आगे जा रहा है, तो रीढ़ में इतनी ताकत नहीं होती है आंत को कि आंत का वेट वो संभालते 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 फिर उसके मसल्स भी धीरे 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 वीक होने लगते। तो तुम्हारा जो रीढ़ है वो आगे खींचता है, पेट में आगे की ओर जाता है, जो पेट का मसल्स है उसे आगे खींचता है। जो आंत है जैसे आगे जाती है तो रीढ़ के मसल्स भी आगे खींचे जाते, उसके कारण तुम्हारा रीढ़ का शेप बिगड़ता है। जैसे पेट का शेप बिगड़ता है तो रीढ़ का शेप भी बिगड़ जाता है। तो जो मूलाधार की शक्ति है जो प्रकट होती है, प्रतिक्षण प्रकट होती है, मूलाधार में शक्ति प्रतिक्षण प्रकट होती है भीतर से, उस शक्ति को ऊपर जाना है, क्योंकि वो बीच में ठहर नहीं सकती। एक बार वो शक्ति प्रकट हुई कि उसे कहीं जाना पड़ेगा। अगर वो ऊपर न गई तो तुम्हारे भीतर काम वासना जगेगी, क्योंकि या तो उसे ऊपर जाना है या नीचे से निकल जाना है, दो ही उसके मार्ग है, या तो ऊपर शस्त्र की ओर बह जाना है या उसे काम केंद्र की ओर जाना है, उसके सिवाय कोई मार्ग नहीं उसे जाने का। अब जैसे तुम्हारी रीढ़ की शेप बिगड़ती है, मैं क्यों इतना वजन देता हूं, क्योंकि आज तक मैं देखता रहा जो बैठने का ढंग है सब का गलत, बहुत कम ऐसे मैं देखता हूं। वो कहते हैं कि हम 8 साल से विपस्यना कर रहे हैं, 10 साल से मैं उसके बैठने के ढंग देखूं, मुझे पता चल जाता है कि किस तरह से तुमने विपस्यना की होगी। तो अगर तुम थोड़ा चुके, तुम्हारा ध्यान निद्रा हो सकती है, मूर्छा हो सकती है, जिम्मेवारियों से भागने के लिए तुम ध्यान सीखोगे, जिम्मेवारियों में से पसार होने के लिए तुम ध्यान का उपयोग नहीं करोगे, उससे भागने के लिए तुम ध्यान सीखोगे, काम चोरी के लिए तुम ध्यान में बैठ जाओगे, आंख बंद करके बैठ जाओगे, ऐसी बात हो जाएगी। क्योंकि मैं ढंग देखो बैठने का, किसी आज तक एक भी मैं व्यक्ति पास न करूं, एक चक्की कि जो खाने में भी वज्रासन धारण कर सकती है, बाकी सब कमर ढीली ढीली करके बैठे। बैठने का तरीका अगर तुमने बिगाड़ा तो उसका असर होगा तुम्हारी रीढ़ पर, और जैसे रीढ़ तुम्हारी वीक हो जाएगी तो फिर शक्ति को ऊपर जाना, शक्ति के जो ऊपर के क्षेत्र है, कंठ चक्र से ऊपर के क्षेत्र, त्रिनेत्र से ऊपर का जो क्षेत्र है, उसे प्रगाढ़ होने में समय लगता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म जगह है, बहुत ऊंचाई पर है, भीतर की बहुत सूक्ष्म ऊंचाई, लेकिन बहुत ऊंचाई पर है वो क्षेत्र, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी मूर्छा आई कि शक्ति नीचे खींच जाती है, फिर नीचे चली आती है शक्ति। तो जहां पर तुम बैठे ही हो वहां तो रीढ़ को सीधी रखना है। मैं बात कर रहा था जैन मास्टर की, तो वो इस तरह की कला उन लोगों ने खोजी कि किस तरह से 24 आवर्स
शरीर को जागरण में रखा जा सकता है। और जो वो तैयार करवाते हैं, पूरी जो एक्सरसाइज है उसमें जो वो तैयार करवाते हैं वो है एब्डोमिन। एब्डोमिन के मसल्स को पहले ठीक करना पड़ता है। जब एब्डोमिनल मसल्स तुम्हारे ठीक से तैयार होते हैं, रीढ़ अपने आप ठीक हो जाती है, वो ठीक से अरेंज होती है। अब क्या उसका प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुम्हारी रीढ़ ठीक हुई कि नहीं? आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वस्थता का अनुभव, विस्तार का अनुभव। ऐसा नहीं कि कोई आया और कंटाड़ा आया, ना, ऐसा नहीं। आया, भले आया, हम जो मजा ले रहे हैं उसकी मजा वो भी लेकर जाए, सब ले मजा। इस तरह का भीतर से उत्साहपूर्ण जीवन जब तुम्हें लगने लगे, उसका अर्थ है तुम्हारे ऊपर के क्षेत्र एक्टिव होने लगे, ऊपर के त्रिनेत्र से ऊपर शक्ति जाने लगी। ये इसका प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन में उत्साह हो, शांति हो, स्वस्थता का अनुभव हो, हल्कापन, जैसे जीवन बहता है, प्रति पल नया 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 कुछ आ रहा है, ऐसा अनुभव में आने लगो तो समझो तुम्हारी शक्ति ऊपर जाने लगी। और ये जो पूरी कला थी उसमें उसी पर ध्यान दिया गया कि कौन से शरीर के ऐसे क्षेत्र है जहां पर प्रमाद होता है। उसका पहला जो क्षेत्र मिला, जिसने जाना, सब जानते, सब, ऐसा नहीं मैंने जब काम किया मैंने जाना, तुम तब जब काम करोगे तुम जानोगे, वो है पेट। पहला पेट तुम्हें जो प्रमाद में ले जाता है वो पहला है पेट। लेकिन ये एकदम अद्भुत कला है, इस तरह की कला कि शरीर निर्बल भी नहीं होना चाहिए। इतना भोजन, ऐसा भोजन नहीं लेना है कि शरीर निर्बल हो गया तुम्हारा, कुछ उठाना है तो तुमसे उठ भी नहीं सकता, तुम ठीक से चल भी नहीं सकते। इस तरह का शरीर नहीं। शरीर एकदम एक साधन की तरह, जैसे एक साधन होता है और कितना एक्टिव वर्क करता है, इस तरह से शरीर को तैयार करने की कला है मार्शल आर्ट, कि पूरा का पूरा शरीर एक्टिव एकदम। तुम समझो कि ऐसा काम हुआ इस पृथ्वी पर कि बोकाजू था, उसने शीर्षासन में शरीर छोड़ा, शरीर को उल्टा करके शरीर को छोड़ दिया। और ये तो खाली नाम है, ऐसे तो कई लोगों ने नामी अनामी जो जागृति पर काम करने लगे, उन लोगों ने ऐसी बहुत सी टेक्निक खोजी कि किस तरह से शरीर को छोड़ा जा सकता है कि शीर्षासन में भी शरीर छूट सकता है। ऐसे नहीं, हमने तो शरीर देखे ही ऐसे, मजबूरी से छूटता है हमारा शरीर, हमारा काम पूरा होता ही नहीं कभी। क्या काम करने, उसका कारण है हमें पता ही नहीं कि काम करना क्या है, वो पता नहीं तो हम करते जाते, वो कभी पूरा होता ही नहीं। और आखिर में बीमारी घेर लेती है, हम आ जाते हैं पथारी पर, मजबूरी वश पड़े हैं और हमारे शरीर भी छूट रहे तो हॉस्पिटल में छूट रहे। जब आध्यात्म प्रकट होगा, सच में पृथ्वी पर धर्म जब जन्म लेगा, सच में खाली धर्म की बातें नहीं, लेक्चरबाजी नहीं, खाली असल में प्रयोग। जिस दिन मनुष्य समझने लगेगा धर्म को कि कैसे कैसे प्रयोग हुए हैं इस पृथ्वी पर, और अब तो पृथ्वी एक होने का समय है और कई क्षेत्रों में ये कला पर काम हुआ है, उसमें शरीर छोड़ने की कला पर मैं तुमसे जब समझाऊंगा, मैं इसे और गहराई में ले जाऊंगा। ऐसे ऐसे प्रयोग हुए कि शीर्षासन में भी छोड़ा गया शरीर, कि ऐसा नहीं कि तुम बस लेटो 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 और आखिर में तुम्हें इच्छा नहीं है और यमराज ढसड़ के तुम्हें लेकर जा रहा है। ये धर्म का रास्ता नहीं, ना ये सत्य का रास्ता है। इसमें तुम्हें जो भी समय है तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास समय है, तुम इसे कल पर टालना ही नहीं। जो तुम्हें करना है आज कर ही लेना। ऐसा नहीं कि आज की बात कल पर टाले, कभी नहीं। जो कल करना है, हां झगड़ा करना है तो 24 आवर्स रुक जाओ कि झगड़ा करना है। झगड़े को हम बदल रहे हैं द्वंद्व युद्ध में। द्वंद्व युद्ध तुम कर सकते हो सुबह में, आज का द्वंद्व युद्ध कल पर मत छोड़ना, आ ही जाना द्वंद्व युद्ध में। लेकिन झगड़ा करना है, किसी को गाली देनी है तो रुक जाना 24 आवर्स। लेकिन अच्छा काम करना है, चलो कचरा पोछा करना है और कौवा चाल में करना है तो आज ही ऐसे खड़े खड़े रहकर कचरा लगाना, कल से मैं कौवा चाल करूंगा ना, आज से ही कौवा चाल में शुरू करो। चलो कचरा पोछा लगाना है, कौवा चाल में कचरा पोछा आज ही लगाना शुरू करो, क्योंकि आज से तुम जानने लगे कि शरीर को पूरा प्रज्वलित करना है। शरीर को असल में शरीर जब तक तुम जागोगे नहीं, समझोगे नहीं, जागरण की दिशा को ठीक से नहीं समझोगे, शरीर मर जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है,
मरे ही है हम कर क्या रहे? हम निद्रा को खोज रहे, आलस को खोज रहे, प्रमाद को खोज रहे। तो इससे तो मौत अच्छी बात है कि चलो अब कोई उठाएगा ही नहीं, आराम से सोए रहो बस। लेकिन वो जीवन नहीं है। जब तक हमारे हाथ में जीवन है, उस जीवन का अगर सच्चा उपयोग तब माना जा सकता है जब तुमने जीवन में से महाजीवन को प्राप्त कर लिया। जब तक तुमने जीवन में से महाजीवन को प्राप्त, उसको जीवन मानना ही मत। जब तक मौत तुम्हारा पीछा करती है और तुम मौत से डरते हो, उसे जीवन मानना ही मत। महामृत्यु महाअमृत यूनिवर्सिटी का जो विद्यार्थी है उसे जीवन मानेगा ही नहीं। तुम ऐसे कहो कि अभी हम जीवन नहीं जी रहे, अभी हम मौत से डर रहे, स्पष्ट कर दो कि अभी किसी ना किसी रूप में मौत हमें डराती है। और मौत इसलिए डराती है कि हम जीवन को टालते जाते हैं। जो आज करना है कर ही लो, प्रगाढ़ता से करो। जो जैन थियरी का संदेश है वो है प्रगाढ़ता में उतरो। कोई भी धर्म का अगर सच्चा धर्म है, धर्म की दिशा अगर सही है, सच्ची है, उसके सिद्धांत, जो जागरूक व्यक्ति होता है जिससे धर्म प्रकट होता है, वो कभी गलत दिशा दे ही नहीं सकता। लेकिन गलती का कारण यह है हमारा सुसुप्ति। हम बिना डायरेक्ट सूत्र पढ़ लेते, बिना जाने रट लेते सूत्रों को, और फिर हमारा अहंकार उस सूत्रों में डाल देते। हमें हमारा अनुभव डालना है सूत्र में कि ये जो सूत्र कह रहा है वो सूत्र में हमारी कितनी जानकारी है, हमने कितना जाना, इतना प्रामाणिक होना है धर्म की दिशा पर। तो जो भी जीवन हमारे हाथ में है उसका पूरा उपयोग करना। अगर कोई भी धर्म का संदेश है तुम ठीक से खोजो तो ये संदेश है, जीवन है ही अभी, तो उस पे उसका उपयोग कर लेना है। और जैसे जैसे तुम उपयोग करते जाओगे, जीवन की जो लालसा है, जीवन की जीने की जो लालसा है घटती जाएगी। देखना, तुम जैसे 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 गहराई पाते जाओगे, और आत्मा का संबंध है गहराई के साथ, मन का संबंध है लंबाई के साथ, और आत्मा का संबंध है गहराई के साथ। तो जैसे जैसे अब गहराई पाए कैसे? तो जो कुछ भी तुम कर रहे हो प्रगाढ़ता के साथ करो। समझ लो कि तुम सब्जी काट रहे हो, सब्जी में भी देखो कि रीड ठीक है, बैठने का तरीका ठीक है, ऐसे 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 काट रहे हो तो बैठने का तरीका ठीक करो। हर एक काम तुम योगिक दृष्टि से कर सकते हो। पूरा का पूरा दृष्टिकोण अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि किस तरह से 24 घंटा जागरण की दिशा में शक्ति को उठाना है, तो हर एक काम में शरीर का आसन अगर योग्य है तो तुम्हारे भीतर दर्शन की शक्ति बढ़ेगी। मैं तुम्हें जो आसन है उसका मैं तुम्हें आध्यात्मिक अर्थ समझाता हूं, या उसका मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं कि तुम्हारा आसन ठीक है तो तुम्हारे में प्रमाद पैदा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे में प्रमाद पैदा हो रहा है, आलस पैदा हो रहा है, तुम्हें बैठे बैठे बगासा आ रहा है, तुरंत छोड़ दो, आसन को छोड़ दो। तुम थोड़े घूम आओ, एक्सरसाइज कर लो। मैं इतनी रेंज में तुम्हें एक्सरसाइज सिखाता हूं, मैं देखता हूं कोई इसका उपयोग करता ही नहीं, बहुत कम लोग हैं जो इसका उपयोग करते। मैं खाली करवाता हूं तब तुम करते हो, फिर छोड़ देते हो। इस तरह से नहीं करना है। अगर तुम्हें बगासा, मैं देखता हूं या जब मैं बोलता हूं मेरे सामने एक बगासा, चलो मैं चला लेता हूं, आता है एक बगासा, दूसरा बगासा, उसमें भी मैं चला लिया, अब तक चला लिया। कब मैंने बोलना शुरू किया कि ये तो भुंगड़ा मिल्का चालू ही चालू, वो तो इस पर मुझे तो लगता है कि गुरु को बगासा इतना बोल रहा है, अभी तक बगासा नहीं आया, तो वो बगासा मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि मैं विश्व में फैला दूं। बगासा आ रहा है, तुम्हारी रीढ़ में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, तुम समझ लो। बगासे का अर्थ है तुम्हारा पूरी आंत कार्बन डाइऑक्साइड से भरी है, पेट में मल बन रहा है, तुम चले जाओ पीछे, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, भागो, एक राउंड लगा के आओ, फिर आके बैठ जाओ। लेकिन बगासा नहीं। तुम्हारा बैठने का तरीका ठीक नहीं तो आलस आएगा तुम्हें। तुम जैसे कमर तुम्हारी लूज हुई, तुम खड़े हो जाओ, एक्सरसाइज कर लो, इस दिशा में घूमो, उस दिशा में घूमो, उसे 1 गिनो, ऐसे 25 कर लो, और फिर तुम आके बैठ जाओ। तुम्हारी रीढ़ ठीक ही होनी चाहिए। और ये इसका प्रमाण है कि प्रमाद पैदा हो
तो समझ लो तुम्हारी दर्शन की शक्ति गई और तुम निकले हो धर्म की यात्रा पर। तुम सन्यासी हो तो सन्यासी खाली शब्द थोड़ा है, काम करना है उस पर इस तरह से काम किया जा सकता है कि अगर चलो मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, कितने देर तक बैठ सकूंगा? ज्यादा से ज्यादा मेरी बैठक है 1 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। इसके बाद अगर मैं इसमें रहूंगा प्रमाद में चला जाएगा शरीर, तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा। और कोई आसन खोजो, और कोई क्रिया खोजो जिसमें तुम एक्टिव हो सको। इस तरह से धीरे 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 समझते जाओ कि किस तरह से मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाना चाहता हूं। बिखले का शरीर छूटे, मुझे कोई उससे परवाह नहीं, आज छूटे कल छूटे, कभी भी छूट सकता है, किसी का भी, तुम्हारा भी मेरा भी, मुझे उससे कोई लेना न देना। लेकिन मेरा जो लोभ है वो ये लोभ है कि शरीर छूटे उससे पहले क्या 24 घंटा जागरण की स्थिति हम धारण कर सकते? कर सकते। अगर 1 घंटा जागरण 1 मिनट जागृति में लाई जा सकती है तो 1 घंटा लाया जा सकता है। अगर 1 घंटा लाया जा सकता है तो 24 घंटा लाया जा सकता है। हां, जरूरी है वैज्ञानिक ढंग से उसका अभ्यास करना और उसमें उतरना। शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।